हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज 30 अगस्त है और सुबह 7 बजे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स का वीडियो तैयार है आपके लिए। तो टॉप 10 टॉपिक्स हैं, उन सब पर बात करेंगे मैप के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कौन कौन से टॉपिक है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, तो 5G लॉन्च कब होने जा रहा है और क्या क्या तैयारी है। रिलायंस ने कौन कौन से घोषणाएं की हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स में बदलाव किया है, तो रिटायर्ड जज और CJI की सुविधा आजीवन बहुत सारी बढ़ा दी गई हैं। क्या क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पैदल पुल अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, तो किस रिवर पर बना हुआ है यह खास तरह का ब्रिज। नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन वो पोस्टपोन हो गया कुछ खराबी की वजह से। तो क्या है ये आर्टेमिस मून मिशन, जानेंगे। युद्ध पोतों पर जो तैनात है तोप AK-630, तो उसके लिए स्वदेशी गोला बारूद पहली बार बना है और नेवी को सौंपा गया है। मिथिला मखाने को GI टैग मिला है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से RBI ने बैन हटा लिया है और इम्पॉर्टेंट डील्स के बारे में भी बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है एक ही कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए किस नदी पर बने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। आंसर होगा साबरमती। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है साबरमती रिवर पर, और वो पैदल चलने वालों के लिए है, साइकिल चलाने वालों के लिए, और ये 27 अगस्त को ये उद्घाटन किया गया है। एक बार बताते हैं कहाँ पर है। तो प्यारा भारत है और ये रहा गुजरात में यहाँ है अहमदाबाद, और वहीं पर साबरमती नदी पर ये ब्रिज बनाया गया है और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और ये खास तरह का ब्रिज है, आपको अगर देख रहे हैं ये रात का सीन है, रात का फोटोग्राफ है, तो ऐसा लग रहा होगा कि पतंग ढेर सारी आसमान में उड़ रही हैं। तो ऐसा ही खास तरह का ये ब्रिज बनाया गया है। ओके, और ये साबरमती के दोनों छोरों को कनेक्ट करता है। तो ये अलग अलग फोटोग्राफ है, ये नाइट का ये फोटोग्राफ है, ये दिन का फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं, इस तरह का बना हुआ खास तरह का। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पुल पर पैदल टहल रहे हैं, वो है, और उद्घाटन करते समय का है अटल ब्रिज का। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको ये श्रद्धांजलि है। उन्होंने गुजरात के लोगों को हमेशा प्यार और सम्मान दिया इसके लिए। तो उनका कहना है कि अटल पुल जो है न केवल साबरमती नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है, एक पुल ही नहीं है, लेकिन ये एक खास तरह का डिज़ाइन है और इनोवेशन की का अभूतपूर्व ये परिचय दिखाता है। ये जो डिज़ाइन है इस तरह का, वो लगता है इसे पतंग आसमान में उड़ रहे हों। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने चरखे पर सूत काटे और करीब 7,500 युवतियाँ और महिलाएं थी उनके साथ में। तो गुजरात में ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और ये अटल ब्रिज जो है ना गुजरात में ही बना है, उद्घाटन हुआ है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर देखा गया है कि कोई बड़ी चीज़ जो स्थापित होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किस नदी पर है, किस शहर में है, वगैरह वगैरह। तो अहमदाबाद में है और साबरमती नदी पर। गुजरात की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राजधानी गांधीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो आप सोच रहे होंगे क्या है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग के लिए बता दूं। इंटरनेशनल स्तर पर जो मिस यूनिवर्स का खिताब के लिए जो कंपटीशन होगा उसमें इंडिया की ओर से वो भाग लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, किसने जीता है मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब? तो आंसर होगा दिविता राय। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। दिविता राय ने 23 ईयर की हैं और उन्होंने ये क्राउन जीत लिया है मिस दिवा 2022 का। ठीक है, और अब मैं आपको फोटोग्राफी दिखाता हूँ। तो ये रही मिस दिवा जो चुन ली गई हैं, और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं,
तो इसमें जो अभी मिस यूनिवर्स हैं 2021 की हरनाज संधू, तो उन्होंने ताज पहनाया नई मिस दिवा यूनिवर्स को। एक ओके, तो किन्होंने जीता है, नाम क्या है, तो दिविता राय, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और अब ये 2022 का जो मिस यूनिवर्स का इंटरनेशनल कंपटीशन होगा उसमें इंडिया की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी ये, ठीक है। और बाकी जो सेकेंड और थर्ड रनर अप रही उन सब का फोटोग्राफ ये रहा, ठीक है। दिविता राय के बारे में और बताऊं, 23 साल की हैं, कर्नाटक की रहने वाली हैं, पेशे से आर्किटेक्ट और मॉडल हैं। और उनकी रुचि के बारे में बात करूं तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पेंटिंग, संगीत सुनना, पढ़ना, ये सब उनकी रुचि है, ठीक है। तो 71वें जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी 2022 के लिए, उसमें ये भारत की ओर से रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, नाम क्या है, दिविता राय, ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा लंबा होगा, इस क्वेश्चन पर टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या है, रिलायंस की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, तो उन्होंने जियो 5G दिवाली तक लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। तो कंपनी इसमें कितना निवेश कर रही है 5G में, उन्होंने क्या कहा है, आंसर होगा 2 लाख करोड़ रुपए। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि रिलायंस जियो इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख करोड़ रुपए 5G के लिए, और ये दिवाली तक आपको उपलब्ध हो जाएगा, यानी अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो ये जो एजीएम हुई है, एजीएम की मीटिंग हुई है, वो क्या है जिसमें ये वर्चुअली बोल रहे थे, संबोधित किया इन्होंने। दरअसल ये होता है कि जो भी कंपनियां हैं, अगर 1% कंपनी है, उसके अलावा जो भी कोई कंपनी है जिसमें 2 या कई सारे उसमें शेयर धारक हैं, उनको एनुअल जनरल मीटिंग करना अनिवार्य होता है कानून के तहत। और रिलायंस के लाखों शेयर हैं और प्रमोटर्स के पास, यानी इनके पास और इनकी फैमिली के पास 49% हिस्सा है। बाकी आम लोग हैं, म्यूचुअल फंड है, विदेशी निवेशक हैं, कुछ यहाँ के निवेशक हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और ये नियम है कि हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। तो इस बार की 45th एजीएम हुई है, उसमें मुकेश अंबानी ने एड्रेस किया तमाम शेयर होल्डर्स को। ओके, तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था, और ख़ास बात यह है कि 3D मेटावर्स जोन के माध्यम से ये किया गया। मतलब कि जो भी व्यक्ति देख रहा था उसे लग रहा था कि सामने ही उसके मुकेश अंबानी हैं। अब बात करते हैं 5G पर। सबसे बड़ा मुद्दा है कि 5G कब आएगा भारत में, आम लोगों के लिए 5G कब उपलब्ध हो पाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि दीपावली यानी अक्टूबर के आसपास 5G को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। और एक और ख़ास बात कही उन्होंने कि ये दुनिया का फास्टेस्ट 5G होगा। मुकेश अंबानी का कहना है कि 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 5G तकनीक पर किया जा रहा है, और सबसे पहले दिवाली के आसपास बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ऐसे शहरों में इसको 5G को लॉन्च किया जाएगा। और धीरे धीरे दिसंबर 2023 तक, यानी अगले साल के लास्ट तक, पूरे देश के कोने कोने में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा जियो के तरफ से। ओके, अब सवाल यह है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड वाला फास्टेस्ट, वो 5G कैसे होगा। देखिए 5G जो नेटवर्क है उसमें इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो 1 Gbps से ज़्यादा होती है, 1 GB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफ़र। हालांकि मुकेश अंबानी का कहना है कि स्पीड इससे भी ज़्यादा होगी, और वर्ल्ड का ये फास्टेस्ट 5G होगा। और ये तभी संभव है जब 5G का नेटवर्क जो है वो एकदम बराबर हो। तो इसके लिए रिलायंस जियो ने कई सारे ऐसे इक्विपमेंट डेवलप करवाए हैं, और कंपनियों से, तमाम अलग अलग दुनिया भर के अलग अलग कंपनियां हैं, उन सब से कॉन्ट्रैक्ट किया है इस तरह के लिए। ओके, तो दुनिया की फास्टेस्ट 5G स्पीड यहाँ पर मिलेगी, जैसा कि मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है। और एक और बात कही कि 5G तकनीक से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट हैं वो भारतीय होंगे। मतलब कई सारी विदेशी कंपनियों से कॉन्टैक्ट हुआ है, लेकिन उन सब ने इंडिया में ही निर्माण वगैरह किया है। ओके, एक और बात हुई कि जियो एयर फाइबर हॉट स्पॉट, उसको जो है
लोगों को दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उससे बहुत तेज़ हाई स्पीड मिल पाएगा, तो उसको लेकर कहीं भी व्यक्ति जा सकता है। बस प्लग इन करना होगा बिजली के साथ और 5G का बेहतरीन स्पीड मिल पाएगा। ठीक है, कई सारे और ऐलान किए, चूँकि रिलायंस जो है वो केवल टेलीकॉम कंपनी नहीं है, मेन तो उसका पेट्रोकेमिकल था और अलग अलग कई सारे बिजनेस में है। तो उसका ये कहना है, मुकेश अंबानी का ये कहना है, उन्होंने ही कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल में होने जा रहा है। पेट्रोकेमिकल मतलब कि पेट्रोलियम पदार्थ से जो केमिकल निकलता है उसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो अभी भी रिलायंस जो है वो बड़ा प्लेयर बना रहेगा पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में। और एक और ऐलान किया कि यूएई के अंदर में एक केमिकल यूनिट भी वहाँ खोला जाना है। कुछ और बातें भी हुई हैं, क्या क्या हुई हैं, गीगा फैक्ट्री के बारे में, हालांकि पिछले साल भी इसके बारे में उन्होंने कहा था। तो ये गीगा फैक्ट्री जो है एनर्जी को लेकर है, मतलब कि गीगा का फैक्ट्री का मतलब हुआ कि बहुत विशाल पैमाने पर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो वहाँ पर जामनगर में, गुजरात में 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की पूरी योजना, उस पर काम चल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैटरी पैक, दरअसल क्या है कि सोलर एनर्जी तो रिलीज किया जा सकता है जब सन सामने हो तब, यानी दिन में। तो उस एनर्जी को सेव करने के लिए बैटरी पैक बनाना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक जो बाइक है, कार है, उन सब में बैटरी होता है, तो उसको अभी क्या है कि चार्ज करना पड़ता है, आपको लेकर या कहीं जाकर चार्ज करवाना पड़ता है हाई स्पीड चार्ज से भी। लेकिन अब ये प्लान ये है, दुनिया में कई कंपनियों का प्लान है, उनमें मुकेश अंबानी का भी ये प्लान है कि कार या बाइक में जो बैटरी है उसी के पैक को बदल दिया जाए। तो ऐसे में टाइम की बचत होगी। जैसे आपके पास कोई बाइक है जो कि, या स्कूटर है जो, या कार है आपके पास जो कि बैटरी से चल रहा है और बैटरी जो है समाप्त होने वाली है, तो आप गए शॉप पे और वहाँ पर आपने बैटरी रिप्लेस कर दिया, बैटरी निकला और दूसरी बैटरी लग गई। वो एक ख़ास कंपनी से ही आपको बैटरी लेनी होगी और वो पूरे उसकी वारंटी गारंटी वगैरह होगी। तो आपको ये करना है कि बस जाना है और बैटरी चेंज हो गया, फटाफट चेंज हो गया, लग गया। ऐसे में क्या होगा, टाइम की बचत होगी। तो ये रिलायंस का ये कहना है कि 2023 में वो बैटरी पैक के प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है। और 2024 तक उनका ये कहना है, 23 में तो शुरू करेंगे प्रोडक्शन बैटरी पैक का, और 2024 तक 5 गीगावाट वाट आवर की बैटरी पैक का सेटअप कर दिया जाएगा। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बैटरी का उत्पादन होगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि हमें जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदना है तो हमें बहुत देर चार्ज करना होगा, 8 घंटे चार्ज करना होगा उसे। ऐसा आने वाले वक्त में, कुछ साल में ऐसा नहीं होगा। आपकी बैटरी समाप्त हुई, आप पास के शॉप पे गए, समाप्त होने वाली है और बैटरी चेंज कर दिया, फिर दिन भर चलाओ, फिर अगले दिन फिर चेंज कर लो। ओके, ये सब बातें हुई हैं इम्पॉर्टेंट तो एजीएम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे रिलायंस के एजीएम को लेकर। देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए इतना बताना तो बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स उसमें बदलाव कर दिया है, और बदलाव करके रिटायर्ड जो जज हैं और रिटायर्ड सीजीआई हैं, यानी चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हैं, उनको कौन कौन से लाभ दिए गए हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या है? घरेलू सहायक रिटायरमेंट के बाद, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर आजीवन, सचिवालय सहायक। तो ये सब सुविधाएं जो है ना वो दी जा रही है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। मतलब जीवन भर लाइफ टाइम उनको ड्राइवर मिलेगा, लाइफ टाइम सचिवालय सहायक मिलेगा, कुछ साल के लिए सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, पूरी सिक्योरिटी होगी, जेड सिक्योरिटी के आसपास होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो ये सब होगा। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स 1959 में अमेंडमेंट किया है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनको जो पहले से जो पेंशन मिल रही है 1,40,000 के आसपास होता है, चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलता है। तो उसके अलावा कई सारी नई सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।
तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार जजों और मतलब रिटायर्ड जज और रिटायर्ड सीजेआई को जीवन भर के लिए ड्राइवर और घरेलू सहायक प्रदान कर दिया गया है, जीवन भर के लिए। जब ओके, इसके अलावा सिर्फ रिटायर्ड सीजेआई को एक सचिवालय सहायक दिया जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट के का ही वो स्टाफ होगा। रिटायर्ड जजों के लिए 3 साल तक और रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए 5 साल तक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कई और सुविधाएं देने का फैसला हुआ है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो ये है कि मासिक जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट बिल है, उसके लिए 4,200 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, मतलब दिया जाएगा। और रिटायर्ड जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, जैसे अभी जो एन.वी. रमन्ना रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको 6 महीने के लिए दिल्ली में ही आधिकारिक निवास मिलेगा। इसके अलावा किराया मुक्त टाइप 7 आवास के भी वो हकदार होंगे। ठीक है, हवाई अड्डों पर यानी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, शिष्टाचार से उनको पेश आएंगे, पूरी एयरपोर्ट पे उनके साथ ऐसा बर्ताव बेहतरीन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कानून मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से। और ये कहा गया है कि ये सुविधाएं तभी मिलेंगी जब किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई दूसरी सुविधा नहीं मिल रही हो और अलग सुविधा न मिल रही हो। तो किस एक्ट में संशोधन किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958 की धारा 24(1), 24(2)(c) और 24(2)(f) के तहत जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार को, उसके तहत नियम में संशोधन किया गया है। ओके, तो अब इस रूल्स को सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2022 ये कहा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट रूल्स 2022 कहा जाएगा। तो ये है, ये किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस यू ललित अभी हाल ही में ये बने हैं। जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में रेवरी को लेकर काफ़ी डिबेट हुआ है कि फ्रीबीज राज्य सरकारें दे रही हैं। ओके, और दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे और रिटायर्ड जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस होंगे रिटायर्ड, उनको आजीवन मतलब सुविधाएं इस तरह की मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये टॉपिक क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन, उसको फिलहाल स्थगित करना पड़ा है, पोस्टपोन करना पड़ा है। क्यों? वो न्यूज़ आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये लॉन्च कुछ दिन बाद होगा आर्टेमिस 1 मिशन का। हुआ यह है कि इंजन में खराबी आई है, इसके कारण लॉन्चिंग को टाल दिया गया है। मून तक पहुंचने के लिए काउंटडाउन चल रहा था और लास्ट मतलब कुछ ही समय पहले, कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले उसको रोक दिया गया और उसके इंजन में कुछ लीकेज वगैरह कुछ बात थी उसके लिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टेमिस 1 मिशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो ये कि मानव रहित मिशन है, आप देख रहे हैं इस तरह से मिशन जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट के साथ ही वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद सही सलामत है या नहीं। ओके, एक प्रयोग के तौर पर ये भेजा जा रहा है इस तरह से। ये एनिमेशन है, नासा की ओर से बनाया हुआ एनिमेशन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो ये आर्टेमिस मिशन और ये चांद तक जाएगा और उससे 40,000 मील दूर तक भी जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से पृथ्वी पर लौट आएगा, बहुत सारे कुछ रिसर्च के लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है उन सबको लेकर। 42 डेज़ का मात्र ये मिशन होगा और ये टेस्ट फ्लाइट माना जा रहा है। और इसके बाद जो अगले मिशन होंगे आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 इस तरह से, तो उसमें एस्ट्रोनॉट को भी भेजा जाएगा। तो 50 साल बाद किसी मानव मिशन की शुरुआत हुई है। ओके, अभी जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसमें तो मानव नहीं होगा, रोबोट होंगे, लेकिन इसके बाद वाला वो मानव मिशन होने वाला है और ये 50 साल बाद होने वाला है। इससे पहले अपोलो मिशन जो नासा का ही था अमेरिका की ओर से, वो था 1961 से लेकर 1972 के बीच में ये चला था। ओके, और उस वक्त ये जो मिशन था चांद पर मनुष्य भेजने का,
वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी, और उन्होंने नाक का सवाल बना लिया था ताकि सोवियत संघ उसको मात दिया जा सके अंतरिक्ष के क्षेत्र में। लेकिन अब 50 साल बाद माहौल बदल चुका है, सोवियत संघ विखंडित हो चुका है, रूस कमज़ोर है। तो नासा का अभी जो उद्देश्य ये है कि पृथ्वी के बाहर जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना, चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहाँ के बर्फ़, मिट्टी, ईंधन, खाना, इन सब चीज़ों को बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। और एक और बात यह है कि इसके ज़रिए आने वाले वक्त में कोशिश ये है कि लॉन्च स्टेशन चांद पे बनाया जाए, ओके, जिससे अर्थ से हम चले और मून पर पहुँचे, और फिर अगर जाना है किसी दूसरी जगह, दूर जाना है, जैसे मंगल ग्रह पर ही जाना है, मार्स पर जाना है, तो यहाँ से फिर मार्स की ओर बढ़ा जाए। तो इस तरह की प्लानिंग है आगे की। और अब जैसे ही ये उम्मीद ये है कि 2 सितंबर को आर्टेमिस मिशन को फिर से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, तो उसमें मैं और भी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। ओके, मुझे लगता है आप पूरी बात समझ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी बटन दबाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ये। और उससे पहले आपको बताऊं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। 2 तरह के PDF हैं, एक है क्वेश्चन आंसर यानी 1 लाइनर, और एक है MCQ विद नोट्स डिटेल में। तो आप जैसे भी तैयारी करना चाहें एग्जामिनेशन की, आप वो PDF ले सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का, उसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और हर महीने जोड़ता चला जाता है। तो आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर, उसको डाउनलोड करके मेंबरशिप के जरिए ये शानदार PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे, ले पाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। डिस्काउंट है बुक्स पे, और फ्री शिपिंग भी होती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, अब तक का शानदार ये बुक आ चुका है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और अमेजन पे अवेलेबल है, और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर, उस पर भी अवेलेबल है। तो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट उसे ले रहे हैं। ओके, कुछ ही कॉपियाँ उसकी बची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन नेवी को युद्धपोतों पर तैनात AK-630 तोप के लिए 33 mm साइज़ का पहला स्वदेशी गोला बारूद यानी एम्यूनेशन किस कंपनी ने बनाया है? सौंप भी दिया है। आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है ये, और न्यूज़ भी आप देख लीजिए कि इंडियन नेवी ने रिसीव किया फर्स्ट एवर फुल्ली इंडिजिनस AK-630 गन एम्यूनेशन। ठीक है, तो ये क्या तोप क्या है वो भी मैं फोटोग्राफ के जरिए आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। तो ये देखिए युद्धपोत है, वॉरशिप है, और उसमें एक मिसाइल लॉन्च हो रहा है, ओके, इधर से। और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये एक तोप है, और यही है AK-630 तोप। ये तोप बना हुआ है, रशियन मेड है तोप, अलग अलग युद्धपोतों में लगा होता है। तो भारत के जो ज़्यादातर युद्धपोत हैं उसमें ये रशियन मेड यही वाला तोप लगा हुआ है। और इससे जब फायर किया जाता है तो इस तरीके से आग से निकलती है और बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत दूर तक के। ठीक है, तो उसी का गोला बारूदी एम्यूनेशन, या फिर कह सकते हैं इसको गोली, जिसे बंदूक की गोली होती है, उसी तरीके से ये इसकी होगी। और ये काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा है आप देखिए कि इतना बड़ा है, मतलब अगर मैं हूँ तो इतना इस साइज़ का एक एम्यूनेशन है, उसको डाला जाता है उस तोप में और फिर फायर कर दिया जाता है। और वो तो पूरी चेन में होता है, धड़ाधड़ वो फायर होता रहता है। तो इससे पहले क्या होता था कि ये जो गोला बारूद है, एम्यूनेशन है, या फिर कहे गोली कही दीजिए, बहुत बड़े साइज़ में
जो बंदूक की गोली होती है उसी तरीके का ये हुआ, बुलेट हुआ, बहुत बड़ा बुलेट हो गया। ओके, इतना बड़ा बुलेट हो गया। तो अब वो इंडिया में ही बनेगा। पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, और कौन प्राइवेट कंपनी बना रही है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी EEL ने इसको बनाया है। और 26 अगस्त को पहली जो खेप है वो इंडियन नेवी को सौंप दी गई है, और ये देख रहे हैं आप, इंडियन नेवी को सौंपी जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, शानदार। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो उसके चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग मिल गया है? आंसर होगा बिहार। मुझे लगता है ज़्यादातर को पता होगा ये। ठीक है, तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने ये ऐलान किया है कि GI टैग से पंजीकृत कर दिया गया है, यानी रजिस्टर्ड हो गया है मिथिला मखाना। ओके, तो मिथिला जो है वो बिहार में है। ठीक है, और ये जो मखाना है उसका कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और आपको बताऊं कि दुनिया में 80 से 90% जो मखाना है वो भारत में ही उत्पादन किया जाता है। ओके, और भारत में जितना उत्पादन किया जाता है उसका 90% मखाना बिहार में उगाया जाता है। एक वीडियो भी आप देख रहे हैं जो मखाना किस तरीके से निकाला जाता है, दलदली और जहाँ पानी होता है तालाब जैसा, उस जगह से निकाला जाता है, और पूरा प्रोसेस भी आप देख रहे हैं। तो मखाने की खेती कह सकते हैं, और ये बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार, किशनगंज जैसे कई सारे ज़िलों में बहुत बड़े अच्छे खासे पैमाने पर होता है। और भारत हर साल 100 टन मखाना निर्यात करता है। मखाना हल्का होता है, 100 टन भी बड़ी बात है। और भारत जो है मखाने का निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में करता है, और भारत में ही 50 से 60 हज़ार टन मखाने का उत्पादन होता है हर साल। ठीक है, मखाने में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। 100 ग्राम मखाने में 350 किलो कैलोरी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब प्रचुर मात्रा में होता है, और फैट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। मखाने की खेती आपने देखा किस तरीके से हुई है, और भारत में मखाने की खेती के लिए एकमात्र रिसर्च सेंटर है जो बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, मखाने की खेती जो है वो जल जमाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात कुछ मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको। ठीक है, और अब देख लेते हैं बिहार कहाँ है। ये रहा प्यारा भारत में, यहाँ बिहार। ठीक है, और बिहार के कुछ GI टैग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलवा खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जरदालू, और ये मिथिला मखाना। पहले मिथिला मखाना को बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर हुआ कि उसको मिथिला मखाना ही किया जाए। ठीक है, GI टैग क्या है? GI टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। कोई जो प्रोडक्ट है वो किस जगह का है, उसको उसकी पहचान के लिए ये GI टैग होता है। तो मतलब ये हुआ कि मिथिला मखाने के नाम से कोई दूसरी जगह का मखाना नहीं बिक सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो वहाँ के बिहार के जो किसान हैं जो उत्पादन करते हैं मखाने को, उनको मार्केट में एक्सेस बेहतर मिल पाएगा। बिहार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर फग्गू चौहान हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, उसके अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाल लिया है? आंसर होगा आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला। इससे पहले वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब ये है कि नए चुनाव होने हैं, तब तक के लिए वो अंतरिम अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाल लिया है। और आपको बताऊं कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 18 जुलाई को ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद से अध्यक्ष पद खाली था। तो अभी क्या हुआ है कि ये आदिल सुमरीवाला ने वो पद को ही ज्वाइन कर लिया है। और न्यूज़ आप देख रहे हैं उसमें टेंशन भी चल रहा है। जो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने ये पद ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, हालांकि सुमरीवाला ने क्लेम किया है कि वो अब अपॉइंटेड हैं, अब वो अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे।
विवाद का विषय भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को इन्होंने भेज दिया कि मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो फोटोग्राफ ये रहा मेरे बगल में आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था पर प्रतिबंध हटाया है इनमें से? आंसर होगा इसका अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड होता था, पहले चलता था, बीच में रोक लगा दी गई थी कोई भी नए कार्ड इशू करने पर। तो अब जो है वो आरबीआई ने उस पर छूट कर दी है और अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड वो नेटवर्क के जरिए घरेलू ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है। उसके लिए क्यों उस पर प्रतिबंध लगाया गया था? देखिए 2021 में ही अप्रैल में प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिकन एक्सप्रेस पर। दरअसल भारत में ये नियम है कि जो इस तरह के फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, जो भी डीलिंग हो रही है, तो उसका सर्वर इंडिया में ही रखना है। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या किया था कि अपना सर्वर अमेरिका में रखा हुआ था, विदेश में रखा हुआ था। तो भारत सरकार के दिशा निर्देशों को पालन नहीं करने की वजह से आरबीआई ने बैन लगा दिया था। और अब वो उन्होंने बता दिया अमेरिकन एक्सप्रेस ने कि हमने एक डेटाबेस भारत में सर्वर स्थापित कर लिया और यहाँ से हम दूसरी जगह स्टोर नहीं कर रहे हैं डेटा। ठीक है, तो उसके बाद अब आरबीआई ने जो है वो जो बैन था उसको हटा दिया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टर्स, तो वो कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को। उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य कि जो न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनका परीक्षण, विस्फोट, इन सब मामलों के प्रति जो मतलब उससे जो नुकसान होते हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था टॉप 10 इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट। पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप डाउनलोड करके मेंबरशिप ले सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है उसके लिए। तो आपको इस ऐप पर मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट्स, क्या नौकरियां आ रही हैं कहाँ पर, करंट अफेयर्स, वो तो हम लोग मास्टर ही हैं इसके, और भी कई सारी सुविधाएं जो मिलती हैं वो सब मिलेंगी। तो अब फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। देखना मत भूलना ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स।